show that Lenz law follow energy conservation. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स में भी आता है और 5 मार्क्स में भी आता है। इस पे केस स्टडी बन सकता है। ठीक है, देखो मैं केस बता रहा हूँ। ये हमारे पास एक रॉड है, मेटल की रॉड होना जरूरी है, ठीक है। और इस रॉड को हमने कहाँ पुट करा है? मैग्नेटिक फील्ड में। अब इस रॉड को राइट और लेफ्ट किधर भी मूव करवा सकते हैं, राइट। ठीक है, ध्यान से देखो। सपोज मैं रॉड को राइट साइड ले जा रहा हूँ, क्या डायग्राम में सबको एल दिख रहा है, एक्स दिख रहा है? डायग्राम ध्यान से देखना। तो क्या इस रॉड पे कोई ईएमएफ आएगा? क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है? अगर रॉड को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो रॉड के मोशन की वजह से एक ईएमएफ आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं बी एल वी। बी हमारी कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। एल कौन है? शॉर्टेस्ट लेंथ। और वी कौन है? वेलोसिटी। और तीनों कैसे होने चाहिए? परफेक्ट। क्या इस ई को मैं आई आर कह सकता हूँ? तो आई क्या आ गया हमारा? ई बाई आर। लॉजिकल लगा? ई हमारा कौन है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और आई कौन है? इंड्यूस्ड करंट। मैं चाहता हूँ इस डायग्राम को ध्यान से देखो और बताओ, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? रॉड राइट में जा रही है क्या? तो राइट में जाने पे एक्स की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? राइट में जा रही है, एक्स इंक्रीज होना चाहिए। तो एरिया इंक्रीज हो रहा है क्या? तो अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स होता है ए बी कॉस थीटा। तो क्या फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है? तो लेंस लॉ क्या कहेगा? अपोज करो। अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करो। इसका अगर यहाँ पे क्रॉस फील्ड है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या चाहता है? इंड्यूस ईएमएफ चाहता है अगर फ्लक्स ज्यादा हो रहा है तो अपोज करो। अपोज का अगर क्रॉस फील्ड है तो कैसी फील्ड बनाओ? डॉट। ये लॉजिक लगा सबको? डॉट का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बताओ भाई। एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने जो रेड कलर से ड्रॉ करा है ये हमारी कौन है? करंट। कौन सी करंट? इंड्यूस करंट। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो इंड्यूस करंट है, दिख रहा है? क्या इस करंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी से। ऐसा कोई फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक फोर्स का? F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब मैं चाहता हूँ डायग्राम में देखो, करंट मुझे दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, तो थंब किस साइड जा रहा है, राइट में या लेफ्ट में? देखो तुम लोग। हम लेफ्ट में जा रहा है या राइट में? करके देखो तुम लोग। हाँ, जैसे रॉड है, रॉड में करंट फ्लो हो रही है, तो मैं चाहता हूँ रॉड के करंट को देखो और मैग्नेटिक फील्ड को देखो और बताओ तुम्हारा थंब किस साइड जा रहा है? लेफ्ट। इसका मतलब जो थंब है क्या वो फोर्स की डायरेक्शन बता रहे हैं? जो ये मैग्नेटिक फोर्स है क्या ये वेलोसिटी के अपोजिट है? देखो ध्यान से, लॉजिकल मैंने कहा 5 मार्कर बनेगा, अभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, केस स्टडी बन सकता है इससे पूरा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स रॉड को चाहता है रिटार्ड करना, ठीक बात बोली? और मैं चाहता हूँ रॉड की वेलोसिटी क्या रहे? कांस्टेंट। तो क्या मुझे एक फोर्स और लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। और ये एक्सटर्नल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के क्या होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। क्या हमें आई की वैल्यू पता है इक्वेशन सेकंड से? डी एल वी बाई आर इंटू एल बी साइन थीटा। थीटा यहाँ पे 90 है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? पी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर।
और क्या मैग्नीट्यूड में अगर मैं देखूं तो ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है क्या? ध्यान दो सब लोग इक्वेशन 3 को। मैंने दो फोर्स की बात करी, एक हमारा कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक, और एक कैसा है? एक्सटर्नल। हम चाहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। और नेट फोर्स 0 चाहते हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मुझे पता है, I/L/B sin थीटा, और करंट की वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन से डाल दी। तो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया? B² L² V/R। और क्या मैग्नेटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल है? इक्वल इसलिए क्योंकि हम वेलोसिटी को कांस्टेंट करना चाहते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगा दूंगा तो क्या होगा? रॉड एक्सेलरेट हो जाएगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स कम लगा दूंगा तो रॉड रिटार्ड हो जाएगी। मेरा इंटेंशन क्या है? रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहे। तो जितना मैग्नेटिक फोर्स है उतना ही हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। नोटिस करो, तो पहला फॉर्मूला हमने देखा E=BLV, फिर हमने इंड्यूस करंट का फॉर्मूला देखा BLV/R, फिर हमने मैग्नेटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देखा B² L² V/R। अगर यहां तक की बात क्लियर हो तो आगे डिस्कस करें, ठीक है? अब मैं निकालना चाहता हूं पावर। ये रॉड अपने आप चल रही है, हम चला रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, राइट? तो मैं पावर निकालना चाहता हूं मैकेनिकल। मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला अगर किसी को पता हो तो बताओ। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ वर्क डन, या F.V। अगर F.V नहीं पता तो मैं बताऊं कहां से आए? बताऊं? ठीक है, देखो तो ध्यान देना, पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ वर्क डन, यानी वर्क अपॉन टाइम। वर्क को क्या हम F.dx कह सकते हैं? ठीक बात बोली। dx/dt क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी। तो अब लॉजिकल लगा, पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? F.V। और ये कौन से फोर्स की बात मैं सोच रहा हूँ? एक्सटर्नल। ठीक है, फोर्स भी राइट में है और वेलोसिटी भी राइट में है, तो एंगल कितना दिख रहा है? एक्सटर्नल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0। देखो डायग्राम को, क्या हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है? B² L² V/R। थर्ड क्वेश्चन को देखो, इंटू एक भी और हो जाएगा क्या? तो हमारे पास मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला हो गया B² L² V²/R। ठीक बात बोली मैंने? अब ये बताओ, जो रॉड को मैं मूव करवा रहा हूँ, तो क्या इसको मूव करवाने में मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ या कुछ एनर्जी लगा रहा हूँ? सही बात है ना? क्या सर्किट में करंट आ गई है? बताओ भाई, क्या सर्किट में करंट है? अगर किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होती है तो क्या करंट हीट प्रोड्यूस करती है? ठीक बात बोल रहा हूँ? क्या करंट की वजह से कोई पावर पता है हमें? इलेक्ट्रिकल पावर, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में, I²R। पढ़ा है सभी फॉर्मूला? I²R में I की वैल्यू क्या है सेकंड इक्वेशन से? DLV/R का होल स्क्वायर इंटू R। तो क्या इलेक्ट्रिकल पावर आ गई? B² L² V²/R। अब मैं चाहता हूं इक्वेशन 4 और 5 को केयरफुली नोटिस करो। क्या मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर सेम आ गई है? सही बात है ना? तो मुझे क्या लिखना चाहिए? पावर इलेक्ट्रिकल, हाँ बेटा लिख देता हूँ, फिर नोट कर लेना। पहले एक बार देख लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्या पावर इलेक्ट्रिकल और पावर मैकेनिकल सेम आ गई? इससे मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ कि रॉड को मूव करवाने में क्या मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, इसका मतलब मैं कुछ वर्क डन कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी कुछ पावर वेस्ट हो रही है। और जितनी भी मैकेनिकल पावर वेस्ट हो रही है, क्या उतनी ही एग्जैक्ट इक्वल इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस हो रही है? इसका मतलब यहाँ एनर्जी लॉस हुई या कन्वर्ट हो गई? कन्वर्ट हो गई है ना? मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्जन का बहुत अच्छा एग्जांपल है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, यानी एनर्जी कन्वर्जन करवा रहा हूँ। जितना वर्क डन या एनर्जी मैं 1 सेकेंड में करूंगा मैकेनिकल के फॉर्म में,
एग्जैक्टली उतनी ही इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब 100% कन्वर्जन हो रहा है क्या? तो टॉपिक का नाम क्या था? शो दैट लेंज लॉ फॉलो एनर्जी कंजर्वेशन। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना था? एनर्जी कंजर्व्ड है, बस कन्वर्ट हो गई है। कहां से कहां पर? सबसे पहले मैं लिखूंगा मैकेनिकल वर्क था जो किस में कन्वर्ट हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सही बात है ना? और वायर में जब करंट फ्लो हो रही है तो क्या हीट प्रोड्यूस हुई होगी? ठीक बात है। तो मैकेनिकल एनर्जी को मैंने कन्वर्ट करा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। अगर तुम इस सर्किट में कैपेसिटर लगा दोगे तो क्या कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा? बताओ भैया, करंट फ्लो हो रही है तो कैपेसिटर चार्ज होगा या नहीं होगा? देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी जो हमने डायग्राम बनाया था, अब उस डायग्राम में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्या? देखो, अब जो मैं रॉड को मूव करवा रहा हूँ, क्या उस रॉड के मोशन की वजह से करंट है? तो अगर करंट है तो क्या कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, नोटिस करो, वो चार्ज होना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब कैपेसिटर के पास एनर्जी आ गई क्या? कहाँ से आई? इलेक्ट्रिकल से। और इलेक्ट्रिकल कहाँ से आई थी? मैकेनिकल से। ठीक बात है। इसका मतलब इस एग्जांपल में एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। ये सारे फॉर्मूले नोट कर लो, काफी काम का है। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो हीट होती है, वायर हीट अप हो जाता है। हमने कोई एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस नहीं लगाई, लगा दोगे तो चार्ज हो जाएगा। जैसे मैंने कैपेसिटर इसी चीज को बताने के लिए करा है कि अगर कैपेसिटर लगा दोगे तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर लेगा, सम परसेंटेज, मे बी 40-50%। बाकी 50% तब भी लॉस होगा। इसको नोट करो, इस पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इन पे। तो इसमें अगर नोटिस करो, ईएमएफ भी आ गया है, करंट भी आ गया है, फोर्स भी आ गया है, पावर भी आ गई इस एक टॉपिक में। हंड्रेड परसेंट अगर कैपेसिटर नहीं लगाया। एफ एक्सटर्नल कांस्टेंट। इस टॉपिक पे ध्यान देना, ये काफी अच्छा टॉपिक है। मतलब इस चैप्टर में अगर 5 मार्क का बनेगा तो इसी टॉपिक से बनेगा। सबने यहाँ तक नोट कर लिए? ठीक, कोई बात नहीं। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है BLV। इंड्यूस करंट का फॉर्मूला है BLV अपॉन आर। फोर्स का फॉर्मूला है B²L²V/R। एंड पावर का फॉर्मूला है B²L²V²/R। रॉड को मूव करवाने में जितनी भी पावर लगाओगे मैकेनिकल, एग्जैक्टली ही सेम पावर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। तो अगर किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेट या रोटेट करो तो क्या ईएमएफ आ जाएगा? अगर तुम लोगों ने कोई सीन देखी हो, मैंने एक मूवी देखी थी 3 इडियट्स, उसमें एक सीन दिखाता है कि साइकिल से क्या कर रहे हैं। याद है किसी को? याद है किसी को? शीप के बाल काट रहे होते हैं एक मशीन से। तो उस मशीन को जो पावर मिल रही थी कहाँ से मिल रही थी? साइकिल को चलाने से। समझ में आया? तो मैकेनिकल को कहाँ कन्वर्ट कर रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी। वो एग्जांपल दिया मैंने इसका। तो बात समझ में आई मैंने क्या बोला? साइकिल में अगर हम मैग्नेट लगा दें और साइकिल के व्हील को रोटेट करें तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिससे करंट आ जाएगी। उस करंट से हम चार्जिंग कर सकते हैं, मशीन चला सकते हैं। होता है सब।
हो गया, सबका हो गया। हाँ मतलब ये बोलना चाहो कि जो एनर्जी लॉस हो रही है अगर उसको स्टोर करना चाहते हो तो वहां पे बैटरी या कैपेसिटर लगा दो। कार वगैरह जब हम लोग चलाते हैं तो जब कार का व्हील चलता है तो उससे बैटरी चार्ज होती है कार की, बाइक में स्कूटर उससे तो चार्ज होती है। ठीक बात बोली मैंने। कार की जो बैटरी होती है कार के चलने की वजह से तो चार्ज होती है। अगर कार को 1 मंथ खड़ा कर दो फिर स्टार्ट करो तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी? नहीं। धक्का लगाओ, धक्का लगाने से कई बार कार स्टार्ट हो जाती नहीं हो जाती, तो धक्का लगाने का समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। रोटेशन करवा रहे हैं, रोटेशन करवाने से थोड़ी सी करंट प्रोड्यूस होती है। अगर उस करंट से बैटरी स्टार्ट हो गई, कार स्टार्ट हो गई तो फिर वो चार्ज कर लेगा। नहीं स्टार्ट हुई तो फिर जंप स्टार्ट करवाना पड़ता है, मतलब दूसरी बैटरी से चार्ज करना पड़ता है। आगे बढ़े, ठीक है नेक्स्ट लिखो। शो दैट इंड्यूस चार्ज, आज इन पे क्वेश्चंस कराऊंगा। शो दैट इंड्यूस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड कॉमा टाइम। इसका मतलब अगर एक कॉइल के पास हम एक मैग्नेट लाते हैं तो क्या मैग्नेट के लाने की वजह से कॉइल में कोई करंट आती है? बताओ भाई सब लोग। अगर एक मैग्नेट को मैं कॉइल के पास ला रहा हूं तो क्या फ्लक्स इंक्रीज होता है? फ्लक्स जब इंक्रीज होता है तो लेंज लॉ उसको अपोज करता है। अपोज करेगा तो नॉर्थ के पास कौन सा पोल लाएगा? नॉर्थ। तो करंट कैसी फ्लो होगी? एंटी क्लॉकवाइज। सही। तो अगर मैग्नेट को हम धीमा तेज मूव करवाएं मतलब स्पीड को बदलें तो ईएमएफ पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हमने एक्सपेरिमेंट रीड किया था ये। मैग्नेट को स्लो ला रहे थे तो ईएमएफ कम था, मैग्नेट को फास्ट लाओगे तो ईएमएफ ज्यादा होगा। यानी स्पीड बदलने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बदल जाता है। हाई स्पीड पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा, इसलिए इंड्यूस करंट भी ज्यादा होगा, बट इंड्यूस चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हेडिंग पे नोटिस करो मैंने क्या लिखा है। शो दैट इंड्यूस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड कॉमा टाइम। तो फर्क समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, बट इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट स्पीड पर डिपेंड करता है। फॉर्मूले से देख लो, आज हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, E इज इक्वल टू बी एल वी। तो अगर स्पीड ज्यादा करोगे तो क्या ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा? क्या करंट ज्यादा हो जाएगी? पर मैं बोल रहा हूँ चार्ज ज्यादा नहीं होगा, चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। क्यों करता है देखते हैं कैसे। पहले बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? माइनस डी फाई बाई डी टी। और कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या इस ई को मैं आई आर कह सकता हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ को? राइट और रॉन्ग? लॉजिकल लगा? क्या मैं आई को डी क्यू बाई डी टी कह सकता हूँ? कुछ नोटिस करा, कोई आइडिया है क्या करने वाला हूँ? डी टी को कैंसिल कर दूँ। सही। फिर मैंने कर दिया इसको इंटीग्रेट, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया? क्यू। और डेल्टा फाई का इंटीग्रेशन हो गया फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। तो क्यू का फॉर्मूला से हमारे पास क्या बन गया? माइनस डेल्टा फाई अपॉन आर। अब इस फॉर्मूले में स्पीड आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। टाइम नहीं आ रहा। इसका नाम क्या है? इंड्यूस चार्ज। इसका मतलब इंड्यूस चार्ज स्पीड और टाइम पर डिपेंड नहीं करता, चाहे तुम मैग्नेट स्लो लाओ चाहे तुम मैग्नेट फास्ट लाओ, इंड्यूस चार्ज सेम हो। स्पीड को कम ज्यादा करो या टाइम को कम ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े।
जितना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। और परेशान होने से फायदा नहीं बेटा, कोशिश करने से बात बनेगी। परेशान नहीं हो, कोशिश करो। मतलब जब कुछ गलत होता है ना तब भी सीखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट बात है अटेम्प्ट करना। अभी तो तुम लोगों के पास बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, कुछ भी नहीं आता गूगल पर टाइप कर दो, मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। और जब हम कुछ अटेम्प्ट करते हैं और गलत होता है तो हम छोड़ देते हैं या कोशिश करते हैं सीखने की। कोशिश करता है, हर बच्चा कोशिश करता है कि भाई किसी तरीके से सोल्यूशन मिल जाए इसका। तो इंपॉर्टेंट बात है अटेम्प्ट करना। जब अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद ही कोशिश करेगा कि इसका आंसर देखो कहाँ से है, बुक से देखो, गूगल से ढूंढो, दोस्तों से पूछो, टीचर से पूछो। बट जरूरी बात है अटेम्प्ट करो। राइट है तो बहुत अच्छी बात है, रॉन्ग है तो कोशिश करो, ढूंढो क्या गलती है। वही लर्निंग काम आती है एग्जाम में। ऐसा कोई नहीं कि जितने क्वेश्चन उठाए सारे कर दिया, ऐसा कोई नहीं होता। सबको डाउट आता है, मुझे भी डाउट आता है, सबको डाउट आता है। जितना प्रैक्टिस करोगे धीमे धीमे डाउट उतने कम आएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस करना, डरना नहीं, डरो नहीं, डरने से गड़बड़ होता है। कोशिश करो। अब 15 डेज के अंदर सबके एग्जाम्स है तो ये टाइम बहुत हाई टाइम है। इस वक्त मैक्सिमम कोशिश करो। अगर तुमने लास्ट 3-4 मंथ्स ढंग से क्लासेस को सुना है और नोट्स बनाए हैं तो तुमको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे से स्टडीज होती है क्योंकि प्रेशर रहता है, करना है करना है करना है। हम लोगों पर भी तो प्रेशर रहता है। मैं भी तो चाहता हूँ क्लास में तुमसे 10 मिनट बात करूँ, बट मेरे लिए तो 10 मिनट इसलिए कीमती है कि मैं, मुझे लगता है 2 क्वेश्चन और करा दूंगा मैं। ठीक बात बोली मैंने। तो हम लोग भी प्रेशर में रहते हैं कि लिमिटेड टाइम में कोर्स करवाना ही करवाना है। एक बार कोर्स खत्म हो जाता है फिर चिंता नहीं होती। फिर मैं कोशिश करता है रिवीजन कराएं और खूब सारे पेपर के प्रैक्टिस कराएं। जैसे मॉड्यूल है, मैं सारा मॉड्यूल सॉल्व करवाऊंगा रिवीजन में। तो अभी तुम लोग बस कोशिश करते रहो, अटेम्प्ट करते रहो, जो डाउट है मार्क करते जाओ। रिवीजन में मैं सारा मॉड्यूल सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर अभी सॉल्व करोगे तो रिवीजन में तुम्हें क्या फायदा होगा, तुम फटाफट बोलोगे सर ये डाउट है बताओ। तभी सॉल्व करना चाहिए। और मॉड्यूल मैंने ही बनाया है तो बहुत सोच समझ के बनाया है। काफी बढ़िया क्वेश्चन डाले गए हैं सिखाने वाले। या जब भी तुम्हारे टेस्ट में बनाता हूँ तो बहुत सोच समझ के बनाता हूँ। अच्छा टेस्ट, मुश्किल नहीं, अच्छा, जो सिखाने वाले टेस्ट होते हैं जिससे तुमको फायदा मिलेगा एग्जाम में। क्लास में भी देखो मैं कोशिश क्या करता हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उस पर क्वेश्चन कराता हूँ नहीं कराता। अभी जैसे मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए तो मैं तीसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा या कोशिश करूंगा इन दोनों पे क्वेश्चन कराऊं, क्वेश्चन करवाऊंगा। जब वो समझ जाओगे फिर अगला टॉपिक उठाऊंगा। तो जितना जल्दी जल्दी हम करेंगे उतना ज्यादा टॉपिक में कवर करूंगा, उतनी जल्दी हमारा कोर्स खत्म होगा, उतना ज्यादा मार्जिन रहेगा मेरे पास रिवीजन का, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा पाऊंगा क्वेश्चन। अभी ये हाई टाइम है बेटा, कोशिश करो सब हो जाता है, घबराओ नहीं या हिम्मत नहीं आ रहा, होपलेस नहीं होना चाहिए। करने वाले तो, अगर तुम करने वाले हो तो एक एक दिन में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ। फिजिक्स का एग्जाम अगर परसों अगर तुमने आज पढ़ना शुरू करा तो होता है या नहीं होता। 5 चैप्टर है तब भी हो जाता है, 10 है तब भी हो जाता है, होता है नहीं होता। तो उस टाइम ऐसा क्या हो जाता है बेटा, नंबर आ जाएंगे, नंबर की चिंता मत करो। यहाँ बाहर का रिजल्ट देखो, बच्चों को 99 आते नहीं आते फिजिक्स में। और ऐसा नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत डिसिप्लिन थे, उनको टाइम की वैल्यू पता है। टाइम की वैल्यू पता है। वो कहते हैं कि सर कहते हैं चीज करो तो करो, चाहे आज करो चाहे कल करो चाहे परसों करो, बट कर लो जब तुमको टाइम मिले। अब तुम लोग 12th में आ गए हो, समझो ना बात को, बड़े हो गए हो। मतलब हाथ पकड़ के तो नहीं करवा सकते ना हम लोग। हम लोग तो काम बता सकते हैं, इसको ऐसा करो। मॉड्यूल को बनाने में कितनी मेहनत लगी उसका फायदा उठाओ। लोगों के पास थोड़ी नहीं है वो मॉड्यूल। और बहुत अच्छी बुक्स हैं, उनको सॉल्व करोगे तुम्हें दिखेगा एग्जाम में सेम मिल जाएगा। जो भव्य आई थी क्लास, तुम लोग क्लास में तो आई थी वो, तो उसने क्या बोला था, उसने सिर्फ उसे मॉड्यूल सॉल्व कराना। और जेई में भी देख लो उसके कितने मार्क्स थे, बोर्ड में भी 97 थे। तो इसका मतलब बहुत अच्छे से बनाया जाता है। तो बस अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट। अटेम्प्ट करोगे तो सीखोगे। चलो ट्राई करें, इन पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। सब लोग बुक ओपन करो अपनी, देखते हैं मैंने क्या सिखाया। मतलब डिसहार्टन नहीं होना चाहिए कि नहीं आ रहे, आ जाएंगे, लगे रहो, लगे रहो, कोशिश करते रहो। एग्जाम का एक बहुत सिंपल रूल है, जो आता है ना उसमें मार्क्स नहीं कटवाओ। जो नहीं आता भाई नहीं आता, आप सीख लेंगे उसको। बट जो आता है ना उसमें नंबर नहीं कटना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। हर एग्जाम का ये रूल है। जो मेरा है फिर वो तुम्हारा होना चाहिए, फिर क्यों गलत ना हो। सब ढूंढो पेज नंबर 215। 215 में देखो कहीं लिखा है टॉपिक एनर्जी कंसिडरेशन, लिखा हुआ है। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो शो दैट
लेंस लॉ फॉलो एनर्जी कंजर्वेशन। इस टॉपिक का ये मतलब है, ब्रैकेट में लिख लो, शो दैट लेंस लॉ फॉलो एनर्जी कंजर्वेशन। जब चीजें समझ में आने लगती है ना तो बहुत तेजी से आती हैं, और हर चैप्टर ऐसा थोड़ी नहीं मुश्किल है। कोई चैप्टर मुश्किल है तो कोई आसान भी तो लगता है, जो आसान लगता है उसको उड़ा दो, जो मुश्किल है उसमें कोशिश करते रहो, वो भी आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो इसमें मैं चाहता हूँ तुम लोग देखो, क्या आई का फॉर्मूला दिया है बुक में, PLV अपॉन आर, मिल गया। फिर फोर्स का फॉर्मूला दिया है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, देखो दिख गया। फिर क्या मैकेनिकल पावर लिखा हुआ है, एफ वी या बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। फिर इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, आई स्क्वायर आर। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, एग्जैक्टली सेम। देखो एनसीईआरटी ये लाइन लिखता है क्या, देखो ध्यान से, मैकेनिकल एनर्जी विच वाज नीडेड टू मूव द आर्म PQ इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन टू थर्मल एनर्जी। तो लिखता है जो भी तुमने मैकेनिकल एनर्जी लगाई रॉड को मूव करवाने में, वो कहाँ कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से क्या प्रोड्यूस हुई, हीट। ठीक है, उसके बाद देखो लिखा हुआ है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई आर। ठीक करो, इस फॉर्मूले से हमने क्या सीखा कि जो चार्ज है उसके फॉर्मूले में स्पीड और टाइम नहीं, डेल्टा फाइव एंड आर पे, आर इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, ये 2019 में आया है और 2010 में देखा मैंने इसको, बोर्ड में 2 बार आया, और जब भी आता है 5 मार्क्स में ही आता है सीधा। ये एग्जाम्पल 6.8 5 मार्क्स में आता है, तो मैं चाहता हूँ सब लोग रीड कर लूँ, फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 5 मार्क का ये मैग्नेटिक फील्ड डॉट है ना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सब जगह है या सिर्फ अप टू बी तक है, अप टू बी, ध्यान दो, है ना, बी के बाद मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, राइट। ठीक है, हमारी जो रॉड है वो ओरिजिन से चलना शुरू हुई, 0 से कहाँ तक गई, 2B तक, और फिर वापस 2B से 0 तक ले आए। पढ़ो देखो क्वेश्चन, consider the situation when arm PQ is pulled outward from x equal to 0 to 2B and is then move back to x equal to 0। इसका मतलब रॉड को 0 से कहां तक ले जाना है, 2B तक, और 2B से फिर वापस लाना है 0 तक। Obtain expression for flux, induced EMF, force necessary to pull the arm and power dissipated as joule heat। 4 बातें पूछी, राइट। फिर आगे क्या पूछा है, स्केच द वेरिएशन ऑफ दीज क्वांटिटीज विद डिस्टेंस, ग्राफ भी पूछा है। तो नोटिस करो बड़ा क्वेश्चन है काफी, 5 मार्क्स नहीं आता सीधा। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम है, वो भी दिखाता हूं मैं भी देखना ध्यान से, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं करके दिखाता हूँ। हमने पढ़ लिया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लो भी। चलो डिस्कस करते हैं। 4 बातें पूछी है, राइट, फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फोर्स एंड पावर। अब मैं जानना चाहता हूँ ये कौन से फोर्स की बात कर रहा है, मैग्नेटिक या एक्सटर्नल। हाँ मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट। एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम है सोल्यूशन में, देखते हैं, बात करते हैं। नोटिस करना, मैंने बोला इस क्वेश्चन का जो मैं सोल्यूशन बनाऊंगा, मेरा सोल्यूशन बुक से थोड़ा डिफरेंट बनेगा, ठीक है ना। ध्यान देना मैंने क्या बोला, इसका मतलब एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है। मैं एक चीज और दिखाता हूँ कहाँ प्रॉब्लम है। अब उसको अपडेट कर दिया गया एनसीईआरटी में, तो जिन लोगों के पास लेटेस्ट एनसीईआरटी होगी, पेज नंबर 212 देखो, जिनके पास लेटेस्ट एनसीईआरटी है उनमें देखो
डायरेक्शन सही है, ये दी है या उल्टी दी है? मतलब वो सही है, ये गलत है जो दिख रही है मुझे। ओल्ड एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम थी, नोटिस करा सबने? न्यू एनसीईआरटी अगर तुम्हारे पास है, मैं लॉजिकली समझाता हूँ, देखो क्या प्रॉब्लम थी इसमें। क्या रॉड लेफ्ट में मूव कर रही है, तो फ्लक्स डेफिनेटली क्या हो रहा है, तो अगर फ्लक्स कम होगा तो इंड्यूस में क्या चाहेगा, इंक्रीज करो। तो डॉट फील्ड बनाएगा या क्रॉस? क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्लॉकवाइज। इसका मतलब मैं हमेशा ऐसा डायग्राम बनवाता था इस पे। सबने नोटिस करा? नोटिस करा? यस सर। और जो बुक में दिख रहा है ओल्ड एनसीईआरटी में सेम है या उल्टा था? उल्टा था, बाद में इसको करेक्शन किया गया। तो जिनके पास न्यू बुक होगी उनकी बुक में ठीक लिखा होगा। किसी के पास पुरानी बुक है या देखो, सबकी बुक में क्लॉकवाइज है या किसी बुक में एंटी क्लॉकवाइज है? ठीक है ना, तो ओल्ड बुक होगी, तो करेक्शन कर लो भाई। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हम लोग को कितनी फाइन इन्फॉर्मेशन पता होती है बुक की। बहुत छोटी सी बात है, देखो वो भी पता होता है, चेंज होता है तो वो भी मालूम पड़ जाता है। तो एडवांटेज दो भाई हम लोगों को नॉलेज का और एक्सपीरियंस का। ठीक है, तो एग्जांपल 6.8 डिस्कस करते हैं। मैं क्वेश्चन तभी डिस्कस कर पाऊंगा जब सबने रीड कर लिया हो अच्छे से। ठीक है ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और मैंने कहा 5 मार्क्स में आता है। एग्जाम्पल कौन सा है? 6.8। अब मेरी बात सब लोग सुनते जाना बस ध्यान से, हाँ, कि क्या बताना चाह रहा हूँ। मुझे ये समझ में आ रहा है, एक ये रेलवे ट्रैक है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है? बी तक। सही बात है, बी के पहले सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है ना? ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 दिख रहा है, एक्स इक्वल टू बी दिख रहा है, एक्स इक्वल टू भी दिख रहा है। 0 से लेकर स्मॉल बी तक फील्ड है या नहीं है? है। बी से लेकर 2b तक नहीं है। ध्यान देना इस बात पे। ये एक रॉड है, रॉड राइट में जा रही है। अभी राइट नाउ जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वो रॉड ओरिजिन से कितना दूर है? एक्स। क्वेश्चन के हिसाब से रॉड 0 से बी से 2b से बी से 0 पे आएगी। ये पूरा फ्लो समझ में आया? 0 से 2b तक ले जाऊंगा और वापस 2b से 0 तक लाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं दो केस बनाऊंगा। एक बार जो मेरा x है वो 0 से लेकर कहां तक है? b तक। और दूसरी पॉसिबिलिटी x क्या है? 2b से लेकर 2b तक। फर्स्ट केस में ध्यान देना, मैंने x लेस देन b लिखा है। सेकेंड केस में मैंने x इक्वल टू और ग्रेटर देन b लिखा है, एंड इक्वल टू लेस देन 2b। x ग्रेटर देन और इक्वल टू b एंड लेस देन और इक्वल टू 2b। इसका मतलब x इक्वल टू b कौन से केस में ले रहा हूँ? सेकंड वाले। लेफ्ट वाले में, राइट वाले में? राइट वाले में। लॉजिकल लगा? Yes, ठीक है, sir. ध्यान सुनना, मैंने कहा लिखो लिखो को नहीं, ध्यान सुनो, नहीं कुछ नहीं समझ में आएगा बाद में। फाई का फॉर्मूला क्या है? एन ए पी कॉस थीटा। सही, मुझे लगता है एन को मुझे 1 लिखना चाहिए। अब एरिया है, क्या मैं एरिया को एल इंटू एक्स कह सकता हूँ? Yes. जहां पे एल दो रॉड्स के बीच का गैप है। एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू एक्स। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी। एंगल 0 या 180 कुछ भी हो सकता है, जनरली मैं 0 ले लेता हूँ, 180 भी ले सकते हो। तो क्या फ्लक्स हमारा एल एक्स बी आ गया? ये कब चलेगा? जब रॉड हमारी 0 से बी के बीच में। अब केस 2 सोचो, केस 2 में भी मैंने सेम फॉर्मूला लिखा, एन ए बी कॉस 0। इसका मतलब ध्यान देना, अब मैं क्या बना रहा हूँ, क्या मैं ये डॉटेड रॉड बना रहा हूँ? सही है, इसका मतलब रॉड बी और 2b के बीच में आ गई है। अब यहाँ मिस्टेक होती है, इसलिए ध्यान सोच के बताना। इस बार मुझे एरिया कितना लेना चाहिए? लेंथ इनटू स्मॉल बी प्लस, मान लो ये डिस्टेंस मान ली मैंने कुछ सी ले लेता हूँ। तो क्या मुझे एरिया एल इंटू एक्स प्लस सी लेना चाहिए या एल इंटू बी लेना चाहिए? सॉरी, एल
इंटू बी प्लस सी B या एल इंटू बी ओनली? plus C. एल इंटू बी ओनली। कह रहा हूँ यही इसी हिस्से पे मिस्टेक होती है। मैं बी टू सी वाले एरिया को छोड़ना चाहता हूँ, रीजन बताएगा कोई? मैग्नेटिक फील्ड है नहीं तो फिर एरिया क्यों लूंगा? फ्लक्स होता है ए बी कॉस थीटा, तो कौन सा एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हो? इसका मतलब ये एरिया काम का है या बेकार है हमारे लिए? समझ में आया सबको कैच? एरिया सिर्फ तुम्हें कहां से कहां तक लेना पड़ेगा? 0 से लेकर बी तक, बी से लेकर टू बी तक एरिया हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो हमें वो एरिया लेना होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होती है। सबने नोटिस करा कहां गड़बड़ होती है? सी वाला पार्ट काम का है बेकार है? बेकार है। तो फाइनली मेरा एक्सप्रेशन क्या बन गया फ्लक्स का? एल स्मॉल बी कैपिटल बी। देख लो भाई, तो फ्लक्स का एक एक्सप्रेशन बना या दो बना? दो बन गए। 0 से बी का अलग बनेगा और बी से टू बी का अलग बनेगा। क्योंकि वो बात इंपॉर्टेंट है कि रॉड कहाँ पे रखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर रॉड स्मॉल बी पे पहुंच गई तो एरिया एल इंटू बी होगी। इसका मतलब स्मॉल बी पे एक्स इक्वल टू बी हो गया। अब ध्यान सुनना आगे, ईएमएफ का फॉर्मूला में क्या पता है? माइनस जी फाइव बाई डी टी। ध्यान सुनना नहीं, फिर तुम्हें कंफ्यूजन होगी। ठीक है, ई इक्वल टू माइनस जी फाइव बाई डी टी। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फ्लक्स को, तो मुझे लगता है एल कांस्टेंट है और बी कांस्टेंट है। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dx by dt. तो क्या मैं वेलोसिटी को dx बाई dt कह सकता हूं? और यहाँ पर प्लस क्यों लगाया? प्लस साइन ये बता रहा है कि वेलोसिटी की वजह से x कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। देखो ध्यान से, ठीक है ना? तो E का फॉर्मूला मेरा बी एल वी बन गया या माइनस बी एल वी बन गया? नोटिस करो, ठीक है। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ईएमएफ अपोज कर रहा है, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। केस 1 में। और केस 2 में मुझे क्या लिखना चाहिए? E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। इक्वल टू 0 क्यों लिख दिया? कोई बता सकता है? फ्लक्स कांस्टेंट है क्या? फ्लक्स कांस्टेंट है। एल स्मॉल बी और कैपिटल बी तो कांस्टेंट है। यहाँ पे वेरिएबल कौन था? एक्स। और एक्स कब तक वेरी करेगा? जब तक रॉड 0 से लेकर स्मॉल बी तक चल रही है। स्मॉल बी को जैसे ही क्रॉस करेगी रॉड, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये दो बातें क्लियर हो तो आगे डिस्कस करें। मैं कह रहा हूँ, दोबारा बोलता हूँ, मैंने बोल रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आया तो सीधा 5 मार्क्स में ही आएगा। फिर से बोलता हूँ, केस 1 का फ्लक्स है एल एक्स बी, केस 2 का फ्लक्स है एल स्मॉल बी कैपिटल। पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, शायद उससे तुम्हें फायदा मिले। चलो ध्यान से देखना, मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ फ्लक्स का, और तुम लोग देखना सही है या गलत है। राइट साइड पे मैंने क्या लिया? एक्स। इनिशियली एक्स कितना था? 0। फिर कितना हो गया था? बी। फिर कितना हो गया था? 2b। फिर कितना हो गया था? बी। और फाइनली कितना हो गया था? 0। ठीक बात बोली? रॉड जब राइट में जा रही तो क्या फ्लक्स बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था? कब तक बढ़ा? जब तक रॉड बी पे नहीं पहुंच गई। जब रॉड बी पे पहुंची उस वक्त फ्लक्स कितना हो गया? एल स्मॉल बी कैपिटल बी। अब बी से लेकर टू बी तक जब मोशन हो रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। सोच लो, अब रॉड वापस आ रही है तब भी कांस्टेंट है, फ्रॉम टू बी टू बी। अब जब रॉड वापस आएगी बी से तो फ्लक्स कम। तो आई होप सबको ग्राफ लॉजिकल लगा ही। फिर से देख लो, 0 से बी तक फ्लक्स बढ़ रहा है, बी से टू बी तक फ्लक्स कांस्टेंट है, टू बी से बी तक फ्लक्स कांस्टेंट है, और बी से 0 तक फ्लक्स कम हो रहा है क्योंकि एक्स कम हो रहा है। केस 1 देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है ये। दूसरा देखते हैं, ईएमएफ की बात करते हैं। अब मैं किसका ग्राफ बना रहा हूँ? ईएमएफ का। तो मैं चाहता हूँ सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है। 0 से बी तक क्या फ्लक्स बढ़ रहा था? हाँ। है ना?
तो ईएमएफ पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि ई होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, लास्ट वाले पोर्शन में फ्लक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव कम हो रहा है, तो ईएमएफ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव लॉजिकल लगा। बीच वाले पोर्शन में फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट कांस्टेंट। सही बात है इन दोनों केस में, तो इन दोनों केस में ईएमएफ कितना होना चाहिए, 0 ठीक है। तो मैं फिर से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना। ठीक है, पहले फ्लक्स क्या था, नेगेटिव, तो नेगेटिव मैंने ड्रॉ कर दिया, माइनस बी एल वी। फिर फ्लक्स कैसा, ईएमएफ कैसा था, 0। फिर कैसा था, 0। 0 और लास्ट वाले पोर्शन में कैसा हो गया था, पॉजिटिव। तो इस बार मैं क्या प्लॉट करूंगा, प्लस बी एल वी। प्लस समझ में आया क्यों बोला, जब फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव होकर कम करेगा, जब फ्लक्स कम हो रहा है तो ईएमएफ पॉजिटिव होकर बढ़ाएगा उसको। ये तो लेंज लॉ है, फ्लक्स ज्यादा हो रहा है तो कम कर दो, कम हो रहा है तो ज्यादा कर दो। ठीक है, तो पहले इतना नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं, अभी 2 पार्ट और है इसके अंदर, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आएगा तो सीधा 5 मार्क्स का। तो एग्जाम में 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। तो जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं उसको भाई एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जाओ, तभी एग्जाम में कर पाओगे। और सेम क्वेश्चन किसी एक स्टूडेंट को मुश्किल लगता है, सेम क्वेश्चन दूसरा स्टूडेंट कहता है आसान है। इसका मतलब इंडिविजुअल पर्सन का नॉलेज इंपॉर्टेंट बात है। तुमको जो आसान लगता है अच्छी बात है, जो मुश्किल लगता है उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहो। करेगा, वो हम लोग कॉम्पिटिटिव में पढ़ाते हैं। सीबीएसई में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, कॉम्पिटिटिव में इसको एक्सेलेरेट कर देंगे, वहाँ पे और पॉसिबिलिटीज बनाना शुरू कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल कर देंगे। मतलब कहते हैं ना सेंस ऑफ टॉपिक, अगर सेंस ऑफ टॉपिक है तो उसके बाद क्वेश्चंस काफी ज्यादा सॉल्व हो जाते हैं, पर वो टॉपिक का सेंस होना चाहिए कि रॉड अगर मूव कर रही है तो 0 टू बी तक क्या हो रहा है, बी से टू बी क्या हो रहा है, टू बी से बी क्या हो रहा है, और फाइनली बी टू 0 क्या हो रहा है। पहले फ्लक्स बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट और फाइनली डिक्रीज होकर 0। और ईएमएफ मैंने कैसा बोला, पहले नेगेटिव होगा, फिर 0, फिर 0, और लास्ट वाले में पॉजिटिव। अब तुम लोगों के दिमाग में डाउट आना चाहिए था मेरे हिसाब से, जानते हो तुमको ये बात पूछनी चाहिए थी कि ईएमएफ का ग्राफ ऐसा क्यों नहीं बनाया मैंने। आता है दिमाग में, बताओ भाई, कह लो दिमाग में ऐसा ग्राफ आता है ईएमएफ का, आता है। अगर सोचोगे तो फिर तुमको रियलाइज होगा कि ये बात आ जाती है दिमाग में। पहले ये ग्राफ गलत है, ये समझ में आया। जो हमारा ईएमएफ है बी एल वी, उसमें बी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, तो ईएमएफ कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनेगा। जो हमने ईएमएफ बनाया है उस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, बी एल वी। अब मैं जानना चाहता हूं हमारे इस क्वेश्चन में क्या लेंथ कांस्टेंट है रॉड की, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए ईएमएफ भी पक्का कैसा होना चाहिए, इसलिए ईएमएफ का ग्राफ हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, इंक्लाइन नहीं हो सकता। इसका मतलब ईएमएफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, बट होगा कांस्टेंट। कौन सा, वो बस मैंने रॉड की पोजीशन दिखाई है बस। रॉड की 2 पोजीशन ली है, एक बार बी से लेफ्ट में, एक बार बी से राइट में, स्मॉल बी के लेफ्ट में, स्मॉल बी के राइट में।
सबने नोटिस करा ना, ईएमएफ का ग्राफ कांस्टेंट होगा, ध्यान रखना। रीजन भी लिख दिया मैंने, वी एल बी आर कांस्टेंट। हो गया। तो हमें 4 ग्राफ बनाने थे, अभी तक मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं, फ्लक्स का और ईएमएफ। अब मैं ट्राई करूंगा फोर्स का और पावर का। बुक्स उठाओ और खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे ही सीखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात है, एक बुक उठा के सॉल्व करनी पड़ती है, कोई भी एक बुक जो तुम्हें अच्छी लगे। और जिस दिन डाउट क्लास रखूं उस दिन डाउट्स अपने इकट्ठा रखो, पहले से डाउट्स पूछो जितना पूछ सकते हो। आगे बढ़े। आई होप ये ग्राफ सबको समझ में आ रहे हैं, लॉजिकल लग रहे हैं। पहले फ्लक्स बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट कांस्टेंट, फिर कम हो रहा है। ईएमएफ पहले नेगेटिव है और फाइनली ईएमएफ पॉजिटिव है, बीच में 0 है। और ये ग्राफ में टाइम के हिसाब से प्लॉट कर रहा हूँ या पोजीशन के हिसाब से? पोजीशन, ध्यान देना, टाइम के साथ ग्राफ नहीं है। फ्लक्स वर्सेस एक्स या ईएमएफ वर्सेस एक्स, पोजीशन के हिसाब से है। और इस ग्राफ से लेंस लॉ के बारे में और क्लैरिटी आनी चाहिए। फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव, फ्लक्स कम हो रहा है तो ईएमएफ पॉजिटिव, फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ 0। अगर हो गया तो आगे बढ़े। ये जो हम बेसिक डिस्कशन करते हैं इससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो रट्टा नहीं लगाओगे, ग्राफ ऐसा बताया, लॉजिक समझो कि कैसे बना रहे हैं। जो नेक्स्ट ग्राफ बनाऊंगा, मैंने कहा ना उसमें थोड़ा और कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब मेरा जो आंसर आता है जो बुक में होता है थोड़ा डिफरेंट है। तो नोटिस करना, देखना किसका तुम्हें ज्यादा लॉजिकल लगता है। और तुम में से ज्यादातर लोग अच्छा करते हो बेटा, बस करते रहो करते रहो, लास्ट टाइम तक देखना तुमको कितना फायदा मिलेगा। गिव अप नहीं करना चाहिए। रिवीजन से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, रिवीजन सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। तो ये सब चीजें जब तुम दोबारा रिवाइज करोगे फाइनल एग्जाम से पहले, तब तुमको रियलाइज होगा कि बहुत कुछ तुम्हें आता है, बहुत कुछ तुम्हें आता है, तुम्हें ऐसा रियलाइज होगा। पहली बार में सारी चीजें मुश्किल लगती है, सबको मुश्किल लगता है, पर धीमे 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 ठीक लगता है, धीमे धीमे ठीक लगता है। उसके लिए जरूरी बात है अटेम्प्ट करते रहो, अटेम्प्ट टेस्ट जरूर दो। और दिसंबर के बाद मैं तुम लोगों को फुल सिलेबस टेस्ट पे दूंगा। तो मेरा बड़ा एक सिंपल सा रूल है, एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट 10 एंड एटमोस्ट 20 पेपर्स करके जाना चाहिए फुल सिलेबस। एग्जाम में सिर्फ नॉलेज मैटर करता है या टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है? टाइम मैनेजमेंट। समझ में आया ना? तो जब पेपर दोगे तो तुमको समझ में आएगा टाइम कितना तेज भागता है, टाइम छूट जाता है, पेपर तुम कर ही नहीं पाओगे। बार 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 पेपर दोगे तब तुमको समझ में आएगा कि टाइम को भी मैनेज करना होता है एग्जाम में। खाली ये नहीं कि लिखे जा रहे हैं, छोटा क्वेश्चन है तो पॉइंट टू पॉइंट लिखो, बड़ा क्वेश्चन है तो ज्यादा लिखो। और वो सिर्फ और सिर्फ पेपर करने से ही आएगा, जब तुम फुल सिलेबस बैठ के 3-3 घंटे पेपर दोगे तब तुम वो मैनेज कर पाओगे। अदरवाइज आता हुआ क्वेश्चन लोग छोड़ देते हैं, टाइम खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ पेपर जरूर दो, हर पेपर से 1% का इंप्रूवमेंट होता है मिनिमम।
पेपर दोगे तो कुछ सही करोगे, कुछ गलत करोगे, कुछ गलत करोगे तो ढूंढोगे ना उसके बारे में। इसलिए सिर्फ नंबर के लिए नहीं, 2 पेपर के नंबर के लिए दे रहे हैं पेपर, लर्निंग के लिए। पूरे साल में एक ही एग्जाम तो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, फाइनल। बाकी सब तो ये मॉक है, प्रैक्टिस है। हर एग्जाम में तुमको रियलाइज होगा कभी कुछ गड़बड़ हो गई, कभी टाइम नहीं मिला, कभी कुछ हो गया, उसको इम्प्रूव करो। चलो आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं फोर्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इस रॉड को मूव करवाना चाहता हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो अभी हमने डिस्कस करा था मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट में, तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाऊंगा, राइट में, सही है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए इस डायग्राम में, हमारे क्वेश्चन में डॉट था ना मैग्नेटिक फील्ड, और फ्लक्स बढ़ रहा है तो मैं कैसी फील्ड चाहूंगा, क्रॉस। Dot. क्रॉस का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, थंब देख लो, थंब लेफ्ट में लग रहा है नहीं लग रहा, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी से। मैं चाहता हूं सब लोग मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को देखने की कोशिश करो। सिंपल फॉर्म में तुमको करंट ऐसी दिखनी चाहिए, इंड्यूस करंट रॉड के अंदर, ठीक बात है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डॉट। तो क्या थंब लेफ्ट में जा रहा है, देखो, तो क्या ये बन जाएगा F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, थीटा 90 है। और आई की वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, पी एल बी अपॉन आर। इसका नाम मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स को वेक्टर में लिख रहा हूं तो क्या मुझे माइनस आई कैप लिखना चाहिए, ध्यान दो। और एक्सटर्नल फोर्स को मुझे क्या लिखना चाहिए, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर प्लस आई कैप। और ये कॉन्सेप्ट कब चलेगा, जब एक्स हमारा क्या होगा, 0 से बी के बीच में, राइट। अगर एक्स हमारा बी से 2b के बीच में, तब क्या करूंगा, तब एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, अगर एक बार बी को रॉड क्रॉस कर गई, अगर एक बार रॉड बी को क्रॉस कर गई, स्मॉल बी को, तो ईएमएफ है या नहीं है, बी से 2b तक क्या ईएमएफ 0 था, क्या करंट 0 थी, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0। मैग्नेटिक फील्ड देखो मैं बता रहा हूँ, जब रॉड 0 से लेकर कहां तक है, बी तक, ध्यान देना, रॉड जब 0 से लेकर बी तक है, तब तक करंट फ्लो होगी या नहीं होगी, होगी। अब बी से 2b तक फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट, ईएमएफ कितना है, 0। अभी देखो पीछे बनाया ग्राफ, अगर ईएमएफ 0 है तो करंट 0, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, जब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसको नोट कर लो, मैं ग्राफ से ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले ये सबको क्लियर है, मैग्नेटिक फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। डायरेक्शन क्लियर है, मैग्नेटिक फोर्स जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें लेफ्ट में लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स राइट में लग रहा है। और इस डायग्राम में जो रॉड है मेरी, वो 0 से लेकर स्मॉल बी के बीच में,
वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, इसका मतलब नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए। नोट कर लिया? फोर्स पॉजिटिव तब होगा जब रॉड वापस आ रही होगी। हाँ, मैं ग्राफ से दिखाता हूँ, उससे तुम्हें क्लियर होगा क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर ये सबका नोट हो गया हो तब आगे बढ़े। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स से समझ में आ रहा है ना क्यों आता है? काफी कुछ है इसके अंदर, मैं दिखाता हूँ। देखो सब लोग देखना ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्या सबको बी दिख रहा है? 0 दिख रहा है? 2 भी दिख रहा है? नोटिस करना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक, देखना ध्यान से। मैं 4 पॉसिबिलिटी बनाऊंगा और नोटिस करना सही है या गलत है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, हमारे पास एक रॉड है ब्लैक कलर की जो राइट में जा रही है, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है? बताओ भाई। उसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल। सेकेंड केस, फर्स्ट केस में करंट थी या नहीं थी? थी। सेकेंड केस में करंट कितनी है? 0। तो मैग्नेटिक फोर्स 0, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स भी क्या होगा? 0, कोई जरूरत नहीं है। यानी बी से लेकर 2 बी तक हमें कोई फोर्स की जरूरत नहीं। अब देखो थर्ड केस, अब ये रॉड वापस आ रही है क्या? तो कोई फोर्स की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। सोच लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड हमारी कहां तक है? क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला गया था मैग्नेटिक फील्ड कहां तक लेनी है? बी तक। बी तक, उसके बाद नहीं है। तो जो मैं लास्ट डायग्राम बना रहा हूं उसको थोड़ा नोटिस करो। इस बार क्या हो रहा है? रॉड लेफ्ट में जा रही है क्या वापस? सही है। तो फ्लक्स कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? फ्लक्स कम हो रहा है, तो ईएमएफ क्या चाहेगा? ज्यादा करो। यानी कैसी फील्ड बनाओ? डॉट। डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन सेम है, बदल गई? बदल गई। पहले करंट कैसी थी? क्लॉकवाइज। Clockwise, अभी कैसी है? anti-clockwise, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी ना। अब मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? राइट में। तो एक्सटर्नल किधर लगाना पड़ेगा? left लेफ्ट। में। सही है। तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना ध्यान से सही है या गड़बड़ है। मैं 2 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। एक बार कौन सा फोर्स ले रहा हूँ? External, एक्सटर्नल। दूसरी बार कौन सा ले रहा हूँ? मैग्नेटिक। magnetic, ठीक है। पोजीशन है 0, बी, 2 बी, बी एंड 0। पहले एक्सटर्नल फोर्स किधर था? पॉजिटिव। ठीक बात है। पी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई आर। फिर फोर्स कितना था? 0। Zero, फिर कितना था? 0। zero, और फाइनली कितना था? negative, नेगेटिव में। कितना? माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई आर। आया, अब देखो, अब मैं किसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ? मैग्नेटिक फोर्स का। 0, बी, 2 बी, बी एंड 0। पहले मैग्नेटिक फोर्स किधर था? लेफ्ट में, मतलब नेगेटिव की तरफ। negative, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। फिर कितना था? 0। zero, फिर कितना था? zero, फिर कितना था? positive, पॉजिटिव। और मेरा आंसर बुक से मैच करेगा नहीं करेगा? negative, नहीं करेगा, देखना ध्यान से। मैंने कहा था ना इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो मैंने 2 फोर्स के ग्राफ दिखा दिए। एक लास्ट ग्राफ और बताना चाहता हूँ, देख लो फिर एक साथ नोट कर लेना। अब मैं आखिरी ग्राफ बनाना चाहता हूँ पावर का। 0, बी, 2 बी, बी, 0। तो क्या आज हमने पढ़ा पावर होता है एफ वी, जो 100 करके कितना बन गया था? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है। तो ध्यान देना मैंने क्या करा, नोटिस करना है इस बात को।
क्या मैंने पावर में दोनों ग्राफ पॉजिटिव बनाए? इसका मतलब तुम रॉड को राइट ले जा रहे हो या लेफ्ट ले जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर दोनों ही केस में वेस्ट होगी, पॉजिटिव होगी। फॉर्मूले से देख लो, v स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर पक्का कैसा होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ग्राफ में पावर को हमेशा कैसा बनाना है? पॉजिटिव। ठीक है, ठीक, अब इसको नोट कर दो। करो जल्दी से नोट करो, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर देखेंगे इस क्वेश्चन को, पर ये क्वेश्चन है काफी अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है ये। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे डिस्कस। पर जो क्वेश्चन टिपिकल है फिर वो मेहनत मांगते हैं, मतलब इनको 2-3 बार करोगे तब जाके सेट होगा कि अच्छा ये लॉजिक है, और बुक में इतना क्लियर लॉजिक नहीं मिलेगा तुमको। 2 मिनट। मतलब अगर तुम्हें पता है तो बुक से समझ में आता है कि अच्छा ये लिखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ ना, जिसका जितना बड़ा नॉलेज है उसका उतना बड़ा मैनिपुलेशन होता है, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखती है उसको। क्योंकि ये सब कुछ बस बस करता हूँ। करो भैया, इसकी फोटो खींच लो, जल्दी से फोटो, इसकी फोटो ले लो। पर मैंने कहा था ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट? रुको मैं शुरू से कर देता हूँ, जिसकी जो फोटो लेनी है ले लो, फिर ग्रुप में डाल देना भाई। एक दो तो होंगे। तो तुमने नोटिस करा ना, मैंने फोर्स के 2 ग्राफ प्लॉट करे, राइट? Yes, बुक में एक ही प्लॉट है। ठीक बेटा, इतना करते हैं आज। नेक्स्ट आज मैं तुमको इंडक्शन वगैरह कराऊंगा।